आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। मंजू सब्जियां बेचने के लिए बैठी तो थी, लेकिन बारिश की वजह से कोई सब्जी खरीदने नहीं आ रहा था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए मंजू ने सोचा कि घर जाना ही ठीक होगा। मंजू का गांव नदी किनारे था और उसके गांव से शहर में आने के लिए उसे बस से आना पड़ता था। मंजू सब्जियां समेट रही थी, तभी मंजू चलो जल्दी सब्जियां टोकरी में भर लो, देखो तो कितनी बारिश हो रही है। मैंने भी सब्जियां समेट ली हैं, चलो अभी बस भी मिल जाएगी। हाँ शीला चलो, ये बारिश देखकर तो लग रहा है कि आज बेकार में ही हम इतनी दूर सब्जियां लेकर आए, लेकिन करते भी तो क्या, पैसे के लिए करना पड़ता है। शीला और मंजू दोनों जल्दी जल्दी अपनी सब्जी की टोकरियां लेकर बस में बैठ गईं। मंजू का गांव पास ही था कि तभी सुनो, अभी अभी सूचना मिली है कि भारी बारिश के चलते नदी का बांध टूट गया है और नदी का पानी सीतापुर गांव में घुस गया है। आगे जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए हमें बस यहीं रोकनी होगी। आप सब यात्री यहीं उतर जाएं और सुरक्षित स्थान ढूंढ लें। सभी यात्री उतर गए। मंजू, सीतापुर मतलब हमारे गांव में पानी भर गया है। हे राम, अब क्या होगा? शीला, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा। क्या? लेकिन कैसे? तुमने सुना नहीं कि आगे जाने का रास्ता नहीं है? तुम्हारा गांव में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जानती हूँ शीला, लेकिन घर में मेरे अपाहिज पति और 3 बेटियां हैं, उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, मुझे घर जाना ही होगा। इससे पहले कि शीला कुछ कहे, मंजू ने अपनी सब्जी की टोकरी वहीं छोड़ दी और वो आगे चलने लगी। पूरे रास्ते पर पानी भरा हुआ था। मंजू के गांव पहुंचने तक तो पानी उसकी कमर तक आ गया था। हे भगवान, कुछ भी करके मुझे सही सही सलामत अपने घर पहुंचा दो। मुझ गरीब पर रहम खाओ ईश्वर। कुछ सालों पहले एक हादसे में मंजू के पति रमेश का एक पैर चला गया था। तब से बेचारा बैसाखी के सहारे ही था। पूरे घर और 3 बेटियों की जिम्मेदारी अकेले मंजू पर आ गई थी। जैसे तैसे मंजू घर पहुंच गई। घर आकर उसने देखा कि रमेश चारपाई पर पड़ा हुआ था और बारिश का पानी चारपाई तक पहुंच गया था। बेटियां बर्तन लेकर पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। मंजू, तुम आ गई, देखो तो क्या हो गया है। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। आरती बेटा, ये पानी निकालना बंद करो। नदी में बाढ़ आ गई है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कितनी भी कोशिश कर लो, ये पानी नहीं रुकेगी। लेकिन माँ, अब हम क्या करें? पानी तो कमर तक पहुँच गया है। हाँ बेटी, वही सोच रही हूँ। मुझे माफ कर देना मंजू, मैं चाह कर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उल्टा तुम पर बोझ बनकर बैठा हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम इतना बड़ा खतरा मोड़कर यहाँ तक आ गई और मैं घर में रहकर भी अपनी बच्चियों तक की रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये क्या बोल रहे हैं आप तो मेरी सबसे बड़ी शक्ति हैं। क्या हुआ अगर आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? लेकिन इतने सालों तक तो आपने ही हमारी देखभाल की है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई है। चलिए, अभी इन सब बातों का समय नहीं है। अभी हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। माँ, पर कैसे जाएंगे और कहाँ? बाहर तो पूरे गांव में पानी भरा हुआ है और बापू को कैसे ले जाएंगे? एक काम करते हैं, जी आप लेट जाइए, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कोई मदद करता है क्या। मंजू घर से बाहर आई। उसने बहुत लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सभी अपनी अपनी जान बचाने के पीछे लगे थे। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। मंजू मायूस होकर घर लौट आई। फिर आरती, तुम और पूजा चारपाई को एक साइड से उठाओ, दूसरी तरफ से मैं उठाती हूँ। और भक्ति को आप चारपाई पर पकड़ कर रखना। रमेश छोटी भक्ति को पकड़कर चारपाई पर लेट गया। एक तरफ से मंजू और दूसरी तरफ से आरती और पूजा ने चारपाई को उठाकर ले जाने लगी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और पानी की बहाव भी बहुत तेज था। रमेश का वजन और पानी का तेज बहाव, इन दोनों की वजह से मंजू को रमेश को ले जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऊपर से बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। पांचों भीग रहे थे।
हे भगवान, हम गरीबों की और कितनी परीक्षा लेंगे आप। ये बारिश तो हम पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर बरस रही है। मेरे परिवार की रक्षा करना भगवान। मंजू भगवान का नाम लेते हुए आगे जा रही थी। आरती और पूजा भी थक गई थी। पानी के बहाव से उन्हें चलना मुश्किल हो रहा था। तभी मंजू के सामने से दो लड़के जा रहे थे। उन्हें देखकर, भैया थोड़ी मदद कर दो, बहुत देर से चल रहे हैं, अब तो बच्चियां भी थक गई हैं। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ठीक है भैया, आप जाइए। वैसे भी आप क्यों मुझ गरीब की मदद करेंगे? जब भगवान को भी हमारी दया नहीं आती तो आपको क्यों आएगी? ऐसी बात नहीं है बहन जी, हम दोनों बाहर थे। जब तक घर पहुंचते और तब तक इस बाढ़ के पानी में हमारा घर बह चुका था और घर के साथ साथ शायद हमारे माता पिता भी। बहन जी, हमारे माता पिता का कहीं पता नहीं चल रहा है। हम उन्हें ही ढूंढने बाहर निकले हैं। पानी के इतने तेज बहाव में पता नहीं कहाँ बह गए हैं। राजेश, हमारे माता पिता का तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम इनकी मदद करके इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। जो हमारे साथ हुआ वो इनके परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। मनोज और राजेश ने चारपाई को उठा लिया। मंजू ने आरती और पूजा का हाथ पकड़ लिया। सभी धीरे धीरे आगे चलने लगे। कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ सुरक्षा कर्मी रस्सी के सहारे लोगों को बचाकर पानी से बाहर निकाल रहे थे। मनोज और बाकी सबको देखकर सुरक्षा कर्मी उनके पास आए और उन सबको रस्सी से पकड़कर पानी से बाहर निकाला। पानी से बाहर आने के बाद, रमेश भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होते तो पता नहीं हम इस पानी से बाहर निकल भी पाते या नहीं। हाँ भैया, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके माता पिता जहाँ हो सही सलामत हो और आपसे जल्द से जल्द मिल जाएं। सुरक्षा कर्मी मंजू और उसके परिवार को एक स्कूल में ले गए, जहां बाढ़ से पीड़ित परिवारों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था की थी। कुछ दिनों के बाद बारिश रुक गई और स्थिति सामान्य हो गई। मंजू और उसके परिवार का सब कुछ चला गया था, लेकिन वो एकजुट होकर फिर से खड़े होने के लिए और आने वाली नई मुसीबतों से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। मुंबई वाली बहू की चाइनीज पानीपुरी। शारदा और वसुधा बात कर रही थी। अरे शारदा बहन, तुमने संजय की शादी मुंबई की लड़की से कर तो दी, लेकिन कहीं वो शहर से आई हुई लड़की तुम पर भारी ना पड़ जाए। जानती हूँ वसुधा बहन, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मेरे बड़ी बहू यही पास के ही गाँव की है। वो तो हर दूसरे दिन मायके जाती रहती है। संजय के ब्याह के समय तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि ऐसी ही लड़की ढूंढूंगी संजय के लिए जिसका मायका दूर हो। और सलोनी के पिता का भी संजय की तरह पानी पूरी का ही ठेला है, तो कभी जरूरत पड़ी तो काम में संजय का हाथ भी बटा सकती है। एक दिन, अरे सोनाली बहू, क्या कर रही हो? अब तक खाना क्यों नहीं बना है? अरे अब इन्हें क्या कहूँ, मुझे तो वैसे खाना बनाना नहीं आता, जैसा इन लोगों को पसंद है। अगर इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया तो मेरी जान खा जाएंगी। हे भगवान, ये जेठानी जी भी रोज रोज अपने मायके चली जाती हैं। ये नहीं कि मेरी मदद ही कर दे। हाय, लेकिन अब क्या करूँ? क्या हुआ बहुरानी, आज खाना मिलेगा या संजय के ठेले पर जाकर पानी पूरी खानी पड़ेगी? शारदा की आवाज सुनकर सलोनी हड़बड़ा गई। उसने टेबल पर रखा हुआ नूडल का पैकेट निकाला और झटपट नूडल बनाए। फिर थाली के नीचे नूडल की कटोरी छुपाकर बाहर ले आई। अरे ये क्या कर रही हो? अब परोसो जल्दी, बहुत भूख लगी है। और ऐसा क्या बनाया है जो इतना छुपा कर ला रही हो? सासू माँ, वो कल आप कह रही थी ना कि आपको दांतों में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा खाना बनाया है कि आप एकदम आसानी से चबा सके, आपके दांतों को पता ही नहीं चलेगा। सलोनी ने कटोरे से थाली हटाई। कटोरे में वो नूडल देखकर, ये क्या है? गोल गोल सेवई? नहीं सासू माँ, इसे नूडल कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब आप एक बार खाकर तो देखिए। शारदा ने चम्मच में नूडल लेने की कोशिश की, लेकिन वो नूडल खा नहीं पा रही थी। शारदा ने हाथ से खाना शुरू किया। उसे उन नूडल का स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए नूडल जैसे तैसे खत्म करके
क्या बहू, आज ये बनाया है ठीक है, लेकिन अगली बार कभी मत बनाना। क्यों सासू माँ, आपको अच्छा नहीं लगा? मैं तो मुंबई में रोज खाती थी। हाँ बहू, लेकिन ये मुंबई नहीं है ना, आगे से मत बनाना। कुछ दिनों के बाद सलोनी के ससुर वाले संजय के बुआ के घर चले गए। रात को संजय घर लौटा। सलोनी ने देखा कि उसके ठेले पर बहुत सी पूरियां और बाकी सामान बचा हुआ है और संजय भी परेशान था। क्या हुआ जी, आज धंधा ठीक से नहीं हुआ क्या? क्या कहूँ, आजकल मेरे हाथ का स्वाद पता नहीं कैसे बिगड़ गया है। मैं अच्छी तरह से पानी पूरी बना नहीं पाता। अगर कोई मीठी पानी पूरी मांगता है तो कुछ ज्यादा ही मीठी हो जाती है और तीखी मांगे तो ज्यादा तीखी। आज भी मैंने जो तीखा पानी बनाया था वो इतना ज्यादा तीखा बना था कि एक दो लोगों के आंखों और नाक से पानी बहने लगा। उन्हें देखकर बाकी लोग तो बिना पानी पूरी खाए ही वापस चले गए। ऐसे ही चलता रहा तो कमाई कैसे होगी? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बाद संजय पानी पूरी बनाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे एक फोन आया। संजय फटाफट कपड़े बदले और सलोनी, मेरे एक दोस्त का फोन आया था। उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मुझे अभी उसके साथ उन्हें अस्पताल में लेकर जाना होगा। अब तुम आज के दिन के लिए पानी पूरी का ठेला संभाल लेना। मैंने लगभग सब तैयारी कर ली है। तुम बाकी सब देख लो और ठेला लेकर चली आओ। अब मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। जी मैं कैसे? मुझे तो हाँ, तुम क्यों नहीं, तुम्हारे पिताजी का भी तो पानी पूरी का ठेला है, तुम्हें तो सब आता ही होगा। जी लेकिन सुनिए तो। सलोनी की पूरी बात सुने बिना संजय चला गया। हे भगवान, ये तो सब मुझ पर छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे तो पानी पूरी बनाना ही नहीं आता। इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे तो सिर्फ चाइनीज बनाना आता है। मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बाकी कुछ बनाना सीखा ही नहीं। अब क्या करूं? माँ हमेशा कहती थी कि सब कुछ बनाना सीख लो, लेकिन मैंने कभी उनकी बात सुनी ही नहीं। लेकिन अब क्या करूं? कैसे भी करके पानी पूरी बनानी तो पड़ेगी। क्या करूं? सलोनी बहुत देर तक सोच रही थी। फिर उसने नूडल के पैकेट्स लिए, पत्ता गोभी बारीक काट लिया, सेजवान चटनी बनाई, कुछ सॉसेस साथ लिए और पानी पूरी का ठेला लेकर चली गई। जहाँ संजय हमेशा अपना ठेला लगाता था, सलोनी जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद वहाँ एक लड़की आई। दीदी एक पानी पूरी देना। अब हाँ, अभी देती हूँ। सलोनी ने नूडल तोड़कर पानी पूरी के अंदर डाले, फिर उस पर सेजवान चटनी और बाकी सॉसेस डाल दी। बीच में थोड़ा सा बारीक कटा पत्ता गोभी भी डाल दिया और उस लड़की को पानी पूरी की प्लेट दी। अरे ये क्या है? ये कैसे पानी पूरी है? भैया तो हमेशा एक एक पूरी देते हैं। हाँ पता है, लेकिन ये कुछ अलग तरह की पानी पूरी है, मुंबई स्टाइल पानी पूरी। तुम एक बार खा कर तो देखो, ऐसे पानी पूरी यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी। उस लड़की ने पानी पूरी खाई। उसे सलोनी की चाइनीज पानी पूरी का स्वाद अच्छा लगा। अरे वाह दीदी, सच में मैंने ऐसा पानी पूरी कभी नहीं खाया। इसका तो स्वाद बिल्कुल ही अलग है। की डाला है इसमें आपने? ये चाइनीज पानी पूरी है, हमारे मुंबई में फेमस है। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों को भी इस बार अलग टाइप की पानी पूरी चखाई जाए। वाह सच में दीदी, बहुत स्वादिष्ट है दीदी, मुझे एक और देना। कुछ देर के बाद कुछ और लोग आए। सलोनी ने उन्हें स्पेशल चाइनीज पानी पूरी खिलाई। अलग तरह की पानी पूरी खाकर सब खुश हो गए। सलोनी के ठेले पर बहुत भीड़ हो गई। सलोनी सबको पानी पूरी दे रही थी। थोड़ी देर बाद संजय आ गया। अपने ठेले पर इतनी भीड़ देखकर वो खुश हो गया। अरे वाह सलोनी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी भीड़ को देखकर लगता है कि तुम्हारी पानी पूरी सबको पसंद आ रही है। तभी संजय ने देखा कि सलोनी अलग ही पानी पूरी बना रही है। इससे पहले कि संजय कुछ कहे, सलोनी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रात को दोनों घर आ गए। सलोनी, ये क्या बेच रही थी तुम पानी पूरी के नाम पर? चाइनीज पानी पूरी, और लोगों को वो बहुत पसंद आ रही है। आपने देखा नहीं कैसे मांग मांग कर खा रहे थे? हाँ लेकिन मैंने तो तुम्हें हाँ पता है, लेकिन मुझे आपके जैसे पानी पूरी बनानी नहीं आती। मुझे सिर्फ चाइनीज बनाना आता है। आप तो सब कुछ मुझ पर छोड़कर चले गए तो मैं क्या करती? मुझे जो आता है उसका उपयोग करके मैंने चाइनीज पानी पूरी बनाई और देखिए कितनी अच्छी तरह से बिक गई।
मैं तो कहती हूँ कि आप भी वो अपनी इमली और पुदीने की वो चटनी वाली पानी पूरी छोड़कर मेरे तरह चाइनीज पानी पूरी बनाकर बेचना। यहाँ के लोगों को एक बार उसका चस्का लग गया तो हमारा धंधा तो देखना कैसे चल पड़ेगा। अगले दिन भी सलोनी संजय के साथ ठेले पर चली गई। आज भी उसने चाइनीज पानी पूरी बनाई। आज भी लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। संजय तो हक्का बक्का होकर देख रहा था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। दोनों रोज चाइनीज पानी पूरी बेच रहे थे। जब शारदा और उसका परिवार वापस आया तब सलोनी की पानी पूरी बनाने की तैयारी देखकर, अरे संजय, ये पानी पूरी की तैयारी कर रही है या और कुछ की? पानी पूरी के लिए ना तो पुदीना है ना आलू उबाले हैं। फिर संजय ने 4 दिनों से जो जो हो रहा था सब अपनी माँ को बता दिया। शारदा भी सलोनी से खुश हो गई। अरे वाह, मेरी मुंबई वाली बहू तो बहुत होशियार है। उसने तो पानी पूरी बनाने का तरीका ही बदल दिया। धीरे धीरे संजय और सलोनी की चाइनीज पानी पूरी मशहूर होने लगी। शारदा के सुझाव से संजय ने अपने ठेले को मुंबई वाली बहू की पानी पूरी ये नाम दे दिया। दूर दूर से लोग मुंबई वाली बहू की चाइनीज पानी पूरी खाने आने लगे। बारिश में गरीब माँ और उसकी बिरजू एक बंगले के गेट पर चौकीदारी करता था। गरीब बिरजू के साथ उसकी बीवी विमला और उसकी अंधी बेटी रानी रहते थे। शाम को बिरजू घर आ गया। उसके हाथ में बड़ी सी थैली थी। वो थैली देखकर, आ गए आप? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? और ये इतनी बड़ी थैली क्या है इसमें? ये लो, इसमें कच्चे आम हैं। वो बंगले में जितने पेड़ हैं सब काटने वाले हैं। उसी में से एक पेड़ के आम हैं। वाह, कच्चे आम! माँ, मुझे कच्चे आम काट कर दो ना। और हाँ, उस पर मिर्च मसाला भी लगाना। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। विमला ने रानी को कच्चे आम काटकर खाने को दिए। जी, आप कुछ कह रहे थे? क्या बताऊं, जिस बंगले में मैं चौकीदारी कर रहा था वो बंगला किसी बिल्डर को बेच दिया है। सुना है कि वो बिल्डर वहाँ पर एक बड़ा टावर बनाने वाला है। अच्छा, फिर अब आपकी नौकरी? नौकरी तो नहीं रही। अब वही सोचकर परेशान हो गया हूँ कि आगे क्या करूँ। 2 वक्त की रोटी तो मैं जैसे तैसे कमा लूंगा, लेकिन रानी की आंखों का ऑपरेशन वो कैसे करेंगे? तब आम खाते खाते रानी, वाह बापू, ये कच्चे आम खाने का तो मजा आ गया। माँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। जैसे मुझे कच्चे आम इतने पसंद है, वैसे तो और कितने ही लोग होंगे जिन्हें कच्चे आम पसंद हो। आप बाबू से कह रही थी कि बड़ी थैली में आम लाए हैं, मतलब ढेर सारे होंगे। तो जब तक बाबू को दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक क्यों ना हम कच्चे आम बेचें। मिर्च मसाला लगाए हुए कच्चे आम का स्वाद लोगों को पसंद आया तो हाथों हाथ आम बिक जाएंगे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आम बेचेंगे कहाँ? माँ, मैंने सुना है कि शहरों में बहुत भीड़ होती है। बापू अगर शहर के किसी भीड़ वाली जगह पर जाकर कच्चे आम बेचे तो कैसा रहेगा? रानी बिटिया की बात तो सही है। विमला, तुम कल मुझे मसाला बना कर देना। मैं पास वाले शहर में जाकर देखता हूँ। जैसे रानी कह रही है, अगर कच्चे आम बिक गए तो कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन हाथ में कुछ काम तो रहेगा और घर में पैसे आते रहेंगे। अगले दिन विमला ने सुबह जल्दी उठकर लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला और भी कुछ चीजें डालकर एक मसाला बनाया। कुछ कच्चे आम धोकर उन्हें पोंछकर एक टोकरी में रख दिया। बिरजू मसाले की पोटली और कच्चे आम की टोकरी लेकर अपने साइकिल पर शहर जाने लगा। ले लो कच्चे आम, मिर्च मसाला लगाए हुए ताजे रसीले कच्चे आम। कच्चे आम का नाम और उसकी महक से बहुत से लोग बिरजू के पास आकर खड़े हो गए। सब लोग कच्चे आम मांग रहे थे। बिरजू फटाफट सबको आम काटकर उस पर मसाला लगाकर दे रहा था। हरे हरे चटाकेदार आम खाकर लोग खुश हो रहे थे। एक एक करके सारे आम खत्म हो गए और बिरजू ने देखा एक उसके पास बहुत पैसे जमा हो गए हैं। बिरजू ने वो सारे पैसे अपनी जेब में रखे और घर के चल दिए। घर आने के बाद, विमला, ये देखो सारे आम बिक गए और कितने रुपए मिले हैं। अरे, जिन लोगों को आज आम नहीं मिले उन्होंने खास तौर पर कल फिर से आम लाने को कहा है।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल फिर मसाला बना कर दूंगी आपको। देखा माँ, मैंने कहा था ना। हाँ बेटा, सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बिरजू रोज कच्चे आम बेचने जाता है। उसके मसाले वाले कच्चे आम पूरे शहर में मशहूर हो गए थे। एक दिन विमला ने कच्चे आम के साथ बिरजू के हाथ अचार के कुछ पैकेट दिए। तब, अरे विमला, ये क्या तुमने अचार बनाए हैं? हाँ, आम का अचार भी तो लोगों को पसंद होता है, शायद ये भी बिक जाए। अगले दिन बिरजू कच्चे मसाला आम के साथ आम का अचार भी बेचने ले गया। कुछ लोगों ने आम के पैकेट्स खरीद लिए। विमला, तुम्हारे यहाँ अचार बेचने का सुझाव बिल्कुल सही था। जी, देखना, कच्चे आम तो फिर भी लोग मौसम में खाते हैं, लेकिन अचार तो पूरे साल भर खाते हैं। मैं ढेर सारा अचार बनाऊंगी अब। एक दिन बिरजू अपने ठेले पर बैठा था, तब उसके पास एक आदमी आया। जी, आप ही बिरजू है ना? हाँ भाई साहब, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं केशव, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है। बड़ी बड़ी पार्टीज और शादियों में मैं खाने का ऑर्डर लेता हूँ। कल मैं अपनी दीदी के पास गया था, तब खाना परोसते समय उसने एक अचार परोसा। मुझे उस अचार का स्वाद बहुत अच्छा लगा। मैं इतने सालों से कैटरिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतना अच्छा अचार मैंने पहले कभी नहीं खाया था। मैंने जब दीदी से पूछा कि अचार कहाँ से खरीदा, तब उन्होंने आपका नाम बताया। सच में आपके अचार में बहुत स्वाद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं यहाँ आपको 20 किलो अचार की ऑर्डर देने आया हूँ। अभी के लिए 20 और आगे और दूंगा। केशव ने नोटों का एक बंडल निकालकर बिरजू के हाथ में रखा। ये लीजिए एडवांस। वो पैसे देखकर बिरजू की आंखें नम हो गई। जी, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मेरी बेटी अंधी है, उसकी आंखों के इलाज के लिए मैं कब से पैसे जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्द उसका ऑपरेशन किया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। मैंने इतनी मेहनत करके पैसे जोड़े, लेकिन फिर भी कम पड़ रहे थे। लेकिन आज ये पैसे देखकर मैं थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि अब इतने पैसों में मैं अपनी बिटिया की आंखों का ऑपरेशन करवा सकता हूँ। मेरी बेटी सब कुछ देख सकेगी। केशव चला गया। बिरजू शाम को घर लौटा। अचार की इतनी बड़ी ऑर्डर और उसके साथ इतने पैसे देखकर विमला भी खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद बिरजू ने रानी की आंखों का ऑपरेशन करवाया। रानी की आंखों की रोशनी लौटी और बिरजू और विमला की आंखें खुशी से चमकने लगी। बिरजू ने नहीं अपना कच्चा आम मसाला और अचार बेचने का बिजनेस अब और बढ़ा दिया, क्योंकि अब रानी भी उसकी मदद करने लगी थी।